इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव का है, y पॉजिटिव का है, तो कैसे आएंगे वैल्यू दोनों पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का है लेकिन y पॉजिटिव का है, तो हम पहले लिखते हैं किसको, x को लिखते हैं। पहले हम किसे लिखते हैं बच्चा, x को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस का x कॉमा y। इफ इसको नोट भी कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क में। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ए और बी को इंटरली डिवाइड करने वाली एक पॉइंट P होगी जो कि AB पे बनी होगी, जो कि इस AB को M और M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसमें M और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है इस AB सेगमेंट को, जो कि पॉइंट P है, जो कि AB पर ही बना है, वो भी इंटरनली। तुम्हारे सिलेबस में अंदर का ही पढ़ना है, बाहर का नहीं पढ़ना है, एक्सटर्नल वाला नहीं पढ़ना, तुमको इंटरनल वाले पढ़ना है। ठीक है भैया। हेलो लीडर्स, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द न्यू बिगनर्स पे और एपी भैया की मैथ की क्लास में। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद अब बारी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो लो आ चुका है तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वन शॉट लेक्चर, जहां पे तुम एक कॉन्साइज वे में चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तीनों के तीनों जितने फॉर्मूलेज हैं उनको ट्राई करोगे, फिर P/Q और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे माइंड में परमानेंटली रिसाइड हो जाए। यानी कि एक रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व, एक रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व, बात खत्म। इतने में ही खलास होगा ये भी चैप्टर। हाइट एंड डिस्टेंस की तरह ही ये भी बहुत ईजी है। 3 फॉर्मूले हैं भैया, है तो 2 ही, देखो जाहिर सी बात है तो 2 ही, बट हमें पढ़ने हैं 3 फॉर्मूले, बहुत इजी है। जो दूसरा फॉर्मूला है उसे से तीसरा निकल के आया है, क्या दूसरे से तीसरा निकल के आया है, और कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है पैरेललोग्राम की, ट्रायंगल की और रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, रोम्बस की, ताकि तुम ये डिस्टिंग्विश कर पाओ ग्राफ प्लॉटिंग के आफ्टर कि ये क्या है, ये जो पॉलीगॉन है वो कैसा पॉलीगॉन है। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें पढ़नी है, जो कि ये थ्योरेटिकल वाला तुम्हारा पार्ट है, लास्ट का एंडिंग पार्ट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। चैप्टर को बहुत जल्दी क्लोज करेंगे, क्योंकि देखो टाइम तुम्हारे पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, तो हम इतना ही चाहते हैं, टीएन भी यही चाहती है, आकाश भैया का भी यही मोटिव है कि बच्चों को कम टाइम में लेक्चर दो, उनको प्रैक्टिस करवाओ और साथ साथ उनको इतना टाइम दो कि वो खुद भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी शुरुआत तुमने क्लास 9 में भी इस चैप्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो पहले चलो थोड़ी बेसिक की तरफ, क्लास 9 की भी तरफ। देखो चाहे चैप्टर भले से लेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब भी पढ़ाऊंगा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ताकि हर एक बच्चे को दिमाग में बैठना चाहिए। क्योंकि टीचर वो नहीं होता जो कि तेज बच्चों को भगा दे, टीचर वो होता है जो कि ना पढ़ने वाले बच्चे को भी पीट पाट के या फिर अपनी तरह ला के सुधार सके, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मुझे पता है मैं टीचर कहने के लायक भी शायद ना हूँ, ठीक है, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, बट स्टिल अगर मैं किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर पाया तो वो तो प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प कर पाए तभी तो वो इंसान है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा एक कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। भैया कैसा होता दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ कार्टेशियन प्लेन। ये होता है x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x डैश एक्सिस था, और ये था तुम्हारा y डैश एक्सिस, है ना। ये तुम्हारा ओरिजिन था। कार्टेशियन प्लेन वो होता है जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये लाइन, ठीक है, ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये क्लास 9 की बहुत बेसिक बात है, जिसको ये पल्ले नहीं पड़ रहा उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने में बहुत ट्रिपिकल है, प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। बात ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जब दो लाइन म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो वहाँ पे देखो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। क्या, चार बॉक्स बन रहे हैं, तुम्हारे जनरल भाषा में 4 बॉक्स बन रहे हैं, और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, QUADRANT, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब ध्यान देना, क्वाड्रेंट के नंबरिंग किए गए हैं। ये पहले नंबर पर आ रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे नंबर पे आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये चौथे नंबर पे आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक हम नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये 9th की बात है, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान सुनना, इमेजिन करो कि ये एक नंबर लाइन है। क्या है, ये एक नंबर लाइन है ना, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है 0, समझ लीजिए 0 है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये 0 है तो राइट साइड में जो चलते हैं हम, राइट साइड में, तो क्या पॉजिटिव होता है नंबर, यानी कि +1
2 3 4 5, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब लेफ्ट साइड निगेटिव होते नंबर्स, -1 -2 -3 -4। नीचे आएंगे तो भी निगेटिव होते नंबर, -1 -2 -3 -4। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे एक सवाल है, पहले उससे भी जरूरी सवाल है। ध्यान से देखो, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और ये भी एक एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। ध्यान सुनना, ये एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। अब मैं कहूँ कि एक पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक पॉइंट है जो कि y से 3 स्टेप दूर है, यानी कि 3 यूनिट्स दूर है, y से कितने 3 यूनिट्स दूर है, तो वो x पे कहाँ होगा 3 पे। नहीं समझ में आई बात? ध्यान सुनना, जब भी तुमको x का डिस्टेंस नापनी हो, x का डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनेट या फिर y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस दूसरा नाम भी ऑर्डिनेट है, ये क्लास 9 की बात है। और y की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा, AB SI से नहीं गलत है, AB CISSA एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा स्पेलिंग में देखना, मुझे लगता है कुछ एरर है स्पेलिंग में, वो होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा किसका नाम है, एक्स एक्सिस का। एक मिनट मुझे चेक करना स्पेलिंग, कहाँ गई बुक, ABSICC एब्सिसा, ये होता है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। क्लियर है? देखो एक्स एक्सिस का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना, जब भी कोई पॉइंट वाई डिस्टेंस से कितना दूर है, वाई डिस्टेंस अगर मैं कहूँ कोई एक पॉइंट जो कि वाई से, ठीक है, वाई एक्सिस से वो 3 यूनिट दूर है, तो वो एक्स पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। वाई से कितनी दूर है, 3 यूनिट, है ना। और जब मैं कहूँ कि कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स से, ठीक है, वाई से 3 यूनिट यानी कि यहाँ पे, और एक्स से वो कितने दूर है, एक्स से कितने दूर है, वाई से 3 यूनिट, तो एक्स से कितना दूर है। ध्यान सुनना, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स से 4 यूनिट दूर है, कितना 4 यूनिट, तो वो यहाँ पे कहीं पॉइंट है ना। अब ध्यान से दोनों ही, अगर मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट है 3,4 यानी कि x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, तो वो कहाँ मीट करेगी, यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पे, ये होगा पॉइंट 3,4 का। आई बात समझ में? तो ये तो 9th की बात थी प्लॉटिंग वाली, ये भी 9th की बात है। अब एक बात बताओ, इस क्वाड्रेंट में जो भी x और y की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ध्यान से देखना, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव का है, y पॉजिटिव का है, तो कैसे आएंगे वैल्यू दोनों, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का है लेकिन y पॉजिटिव का है, तो हम पहले लिखते हैं किसको, x को लिखते हैं। पहले हम किसे लिखते हैं बच्चा, x को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस का x कॉमा y पॉजिटिव का है, मैंने ये क्या लिखा दिया, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। अब इस वाले क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का है, y नेगेटिव का है, x नेगेटिव का है, y नेगेटिव का है, x नेगेटिव का है, y नेगेटिव का है, यानी कि माइनस कॉमा माइनस। इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव का है, y नेगेटिव का है, x पॉजिटिव का है, y नेगेटिव का है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। आई बात समझ में, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब भैया अब ये बताओ, क्या तुम्हें ग्राफ प्लॉटिंग आती है? ग्राफ प्लॉटिंग आती है। मैं कह रहा हूँ कि कोई ये ग्राफ है, उसमें तुमको 2 पॉइंट देगा, तुम उसको प्लॉट कर सकते हो, इसलिए कर सकते हैं भैया। कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो मैंने तुमको पढ़ा रखा है ना। तो मैंने ग्राफ प्लॉटिंग भी बता रखा है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, जब मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था, अब मैं तुमको बताया था ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, तो वहाँ बता रखा है मैंने, ठीक है। अब बारी है किसकी, 10th में चलने की, है ना। किसमें, 10th में चलने की। अब चलो 10th के बारे में बात करते हैं कुछ। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल तुम्हारे लिए था,
सवाल ये था कि इतना पहले नोट करो, इतना पहले नोट कर लो, कर लिया नोट। अब देखो इसमें सवाल तुम्हारे लिए क्या है। सवाल ये है, ये बताओ अगर एक पॉइंट है, ध्यान सुनना, इफ, इसको नोट भी कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क में। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, क्या उसकी वाई कोई डिस्टेंस नहीं, पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। जब पॉइंट यहाँ पे था तब तो एक्स वाई की वैल्यू थी, क्योंकि ये एक्स से इतना डिस्टेंस दूर था और से इतना डिस्टेंस दूर था, तब एक्स और वाई की वैल्यू थी। बट इस केस में क्या है, पॉइंट जो है वो सीधा एक्स एक्सिस पर बना है। किससे बना है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, पॉइंट एब्सिसा पर ही है, पॉइंट किस पे है, एब्सिसा पर ही है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ध्यान रखना, पॉइंट अगर एब्सिसा पे है तो एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, है ना। पॉइंट किस पे है, इस लाइन पे है, तो एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी। बट पॉइंट जो है वो एक्स के ऊपर नहीं, एक्स से कुछ डिस्टेंस दूर नहीं, सीधे एक्स पे बना है। एक्स से डिस्टेंस का मतलब वाई की वैल्यू, वाई से डिस्टेंस का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स से डिस्टेंस का मतलब देखो एक्स, सॉरी एक्स क्या था, सॉरी वाई क्या था, वाई क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जो एक्स से डिस्टेंस होगा तो वाई की वैल्यू आएगी, वाई से डिस्टेंस होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो ध्यान सुनो, यहाँ पे वाई से डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो एक्स की वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या एक्स से कुछ डिस्टेंस है इस पॉइंट का, नहीं, ये एक्स पर ही है। जब पॉइंट एक्स पर बनेगा तो उस पर वाई की कोई वैल्यू होती नहीं, तो क्या वाई क्या होगा, ऑलवेज 0। सिमिलरली अगर एक पॉइंट है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर एक पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे, वाई एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो याद रखना, अगर एक पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे है, कहाँ पे, सिर्फ बस वाई एक्सिस पे, कहाँ पे, केवल और केवल वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं किया है, कहाँ है, वाई एक्सिस पे, वो पिछले मेरे घर में पढ़ा है, क्या उसने स्कूल गया, नहीं गया, पढ़ाई की नहीं की, तो क्या तुम कह सकते हो कि वो कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, वो घर पे है, मौज मार रहा है, तो जो मौज मारने की कंडीशन उसकी तो बढ़ी रही है, वाई यानी कुछ आ रहा है, बट क्या कुछ उसका प्रोडक्ट बना है, क्या वो डेवलप कर अपने को, क्या एक्स की वैल्यू कोई होगी, नहीं होगी, तो एक्स की वजह क्या होगा, 0। अगर पॉइंट वाई पे है तो वह एक्स की वैल्यू 0 होगी, अगर पॉइंट एक्स पर है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। दिमाग में काट मार दो, पॉइंट एक्स पर है वाई की वैल्यू 0, पॉइंट वाई पर है एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, ये बेसिक बात थी क्लास 9th की। अब बारी है शुरुआत क्लास 10th की, किसकी, क्लास 10th की। क्लास 10 का पहला फॉर्मूला तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जिंदगी सवार दो एक नई बहार दो, दुनिया बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात बताना जरा, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, क्या प्लान है तुम्हारा, क्या प्रिपरेशन तुम्हारी, अपने थॉट्स, या फिर अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि मतलब एक्चुअली अभी इधर बीच थोड़ी सी एक भैया थे, अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, तो उनसे ऐसे बातचीत चल रही थी, तो उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। बहस इन टर्म्स इस चक्कर में हुई थी कि उन्होंने कुछ कहा एजुकेशन को लेके, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा एजुकेशन लेके कि इतना पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है इसका। तो सही कहा उन्होंने, उनका भी कहना ठीक था कि मैं जो इतना पढ़ा रहा हूँ, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर चल के मैक्सिमम बच्चे, अगर तुम्हारे एज में देखा जाए तो कुछ बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में व्यस्त होंगे, कुछ बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, कुछ बच्चे गेम खेल रहे होंगे, मुझे ज़्यादा पता है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पंख निकलना शुरू हुए होंगे, तो वो थोड़े से रंगबाज टाइप के, गुंडागर्दी टाइप के ऐसे बच्चे भी होंगे, है ना। और अभी तुमने हाल ही में काफ़ी चीज़ सर्कुलेट हो रही है तुम्हारे सोशल मीडिया पे,
तो मैं उनके बारे में यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा। बट स्टिल अगर तुम एक चीज़ देखो, तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 12th तक पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट होगी, उसके बाद तुम चले जाओगे। तुम एक बच्चा 11th में आते ही सोचने लगता है कि मैं ये वाला एस्पिरेंट में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। कुछ चले जाएंगे IIT की तरफ, कुछ चले जाएंगे नीट की तरफ, और कुछ चले जाएंगे वनडे एग्जाम की तरफ प्रिपरेशन करने। बाकी बच्चे कुछ डिफेंस में, ऐसे ऐसे करके अपना सब लोग अपना अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर लेते हो, है ना। अपने अपने प्रोफेशनल जॉब की तरफ, फिर अपने अपने स्ट्रीम की तरफ जाते हो, अपने अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। बट क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम भारत को कैसे सुधार सकते हो? अब एक बात मुझे बताओ कि ये सीरीज़ ला रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुमको छोटे छोटे वे में, कंसेप्ट में तुमको चैप्टर हम डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तुम पास हो जा रहे हो। बट पता है इससे तुम क्या हो रहा है? इससे तुम्हारा बहुत हार्म हो रहा है। याद रखना, तुम स्टार्टिंग से पढ़ नहीं रहे हो। तुमने पढ़ाई कब स्टार्ट की? अब स्टार्ट की है। कब? दिसंबर में आके, नवंबर में आके। पहले से हम भी लेट पढ़ाने, लेकिन तुमने कब स्टार्ट की? नवंबर दिसंबर एग्जाम के साथ तुम्हारा था ना। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे क्या है, मैं चाहे जब पढ़ाऊँ, मेरा चैनल में चाहे जब मर्जी वो करूँ। बट अगर एज अ ट्रस्टी, मेरी बात सुनो, अगर एज अ ट्रस्ट तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मुझे पढ़ाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, टाइमली कंटेंट देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक बात बताओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तुम्हारा जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तुमको तब से पढ़ना चाहिए था। तुम कब स्टार्ट की हो? अब स्टार्ट की हो। कोई सेंस है इस बात का? तुमने अब स्टार्ट किया, तुम चाहते हो कि तुम अच्छा स्कोर कर लो। एक बात मुझे बताओ, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? तुम पास एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, जैसे तुम एनी हाउ तुमको 10th में पास कर देगी। पास करने के बाद उसने अपना लिटरेसी रेट बढ़ा दिया, है ना। केरला की इस समय लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो केरला की अच्छी खासी है। मतलब ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब हो सकता है अपडेटेशन आया हो तो मैं नहीं बता सकता, है ना। केरला की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखा जाए, ओवरऑल इंडिया की भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। सिंगापुर की लिटरेसी रेट से लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं बहुत नीचे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल इंडिया में जो लिटरेसी रेट है ना, इतनी अच्छी डेवलप, मतलब इतना ग्रो कैसे कर रहा है? क्या करती है गवर्नमेंट हमारी? तो अगर तुम ध्यान से अगर देखो, CBSE का सिलेबस हर बार कुछ ना कुछ रिड्यूस होता है, हर बार कुछ ना कुछ कटता है, और तुम बस क्या करते हो, एक कंसाइज सिलेबस लेते हो, वही पढ़ के तुम एग्जाम नहीं दे पाते हो। उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चे मैक्सिमम ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे फेल हो जाते हैं। बहुत टफ एग्जाम लेता नहीं CBSE, मुझे तो नहीं लगता बहुत टफ एग्जाम लेता होगा। क्या ही इस किताबों में। अगर एक बच्चा अपने डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत टफ तो इसका एग्जाम होता नहीं। क्या ही है, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, उन 6 सब्जेक्ट में क्या है? साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद तुम्हारा सोशल साइंस है, 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट है, IT हो सकता है तुम्हारा, वोकल हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। इतनी चीज़ें है ना। अब तुम एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के बाहर कुछ नहीं पूछता, उसमें भी तुम्हारे सिलेबस कटे हुए हैं, फिर भी तुमको एक पूरे साल कोई ना कोई फैकल्टी टीचर ट्यूशन मिल जाता है पढ़ने के लिए, फिर भी तुम्हारी ये दशा होती है कि तुम पास नहीं हो, पास होने के लिए स्ट्रगल करते हो। ऐसा क्यों बच्चा? बताओ, कभी तुम्हारे अंदर कहाँ है? कभी तुम्हारे अंदर लैक ऑफ परफॉर्मेंस की, तुम अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देते हो, तुम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। तुमको बस एक चीज़ रहती है कि तुम, जैसे पेरेंट्स है ना, वो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, तो वो क्या करेंगे, एडमिशन करा देंगे, बच्चा वहाँ पे जाएगा, स्कूल अपना 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में देगा, वहाँ से घर आएगा, ट्यूशन जाएगा, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ेगा, वहाँ से घर आएगा, घर में किताब कभी खुलता नहीं। पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लिए, बच्चा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल जाके निभा दिया, बात खत्म। और टीचर भी क्या करते हैं, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फीस मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो पढ़ाते हैं। जो बच्चा पढ़ा ठीक, नहीं पढ़ा, जय श्री राम भैया, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या फ़ायदा ऐसे एजुकेशन का? और मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, लिटरेसी रेट बढ़ भी गई, फिर एट द एंड तुम क्या रह जाओगे? एक बेरोजगार, है ना। एट द एंड तुम क्या रह जाओगे? एक बेरोजगार। ना तुमने कोई स्किल सीखी, ना तुमने अपने ऊपर अपने कोई स्किल को मास्टर करने पर ध्यान दिया, ना तुमने टाइम रहते अपने आप को पहचाना। ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहता सारे बच्चे एक्सेप्शनल भी होते हैं पढ़ाई को लेके, कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं जो कि अपने आप को पहचानते हैं, अपने हुनर को पहचानते हैं, उस पर फोकस करते हैं। जैसे मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके आर्ट में, वो अपने आर्ट में बहुत अच्छे थे। एक तो दोस्त मेरे पास ऐसा है, मैं उसका खुले कैमरा में नाम ले रहा हूँ, ओमकार गुप्ता करके, मेरा इतना अच्छा दोस्त है वो, मतलब हम दोनों बचपन से अपनी स्कूलिंग की है, ठीक है। वो जो दोस्त है मेरा, ये नहीं कह रहा मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने मेहनत बहुत की थी, एक बार 10th में मेहनत की, 12th में मेहनत की, इनमें पास हो गया। अब वो लोग कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट है IIT के, और स्टिल वो बंदा गेमिंग बहुत अच्छी करता था। उस टाइम पे वो गेमिंग बहुत अच्छी करता था, और अगर उस टाइम पे वो अपनी गेमिंग की स्किल को और इन्हांस करता और थोड़ा फोकस किया होता अपने चैनल को लेके, तो आज वो भी कहीं ना कहीं होता। क्योंकि ये बात बता रहा हूँ मैं 5 साल पहले की,
ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 5 साल में वो कितना, अगर 5 साल स्ट्रगल किया होता तो वो आज कहाँ होता, मैं कहाँ होता, है ना, वो आज मुझसे कहीं लेवल आगे होता। तो बात ये नहीं है कि तुम कब स्टार्ट कर रहे हो, फिर तुम क्या कर रहे हो, बात ये है कि तुम इतना लेट स्टार्ट अगर कर भी रहे हो तो कंसिस्टेंटली तो करो, एटलीस्ट वो कंप्लीट तो करो। अगर मैं कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल मतलब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, लेट किया, मैंने भी लेट किया, भैया ने भी लेट स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको कंप्लीट तो करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुमको अभी भी कंटेंट मिल रहा है, फिर भी तुम देखते हो मस्ती में लगे रहते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके जो देश के नागरिक हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बस उनको इससे फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं कि नहीं। और ये बात मतलब बहुत सेंसिटिव थिंग है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। आई डोंट नो कि मेरे इसके बोलने के बाद मेरे ऊपर क्या एक्शन लिए जाएंगे, बट स्टिल तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, तुमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है, आगे चल के इंडिया में ही बहुत भयंकर वाला कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि कोई एग्ज़ाम या फिर कुछ भी हो, जो भी तुम्हारा ड्रीम हो, तुम उसको अचीव आराम से कर पाओ, आसानी से कर पाओ। तुमको ये ना हो कि तुमको रिजर्वेशन का एक फाउंडेशन फंसा है, ठीक है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर बच्चा समय है, फोकस कर लो अपने ऊपर, वरना तुम सिर्फ काम आओगे लिटरेसी रेट बढ़ाने के। और याद रखना कि जॉब जैसी फील्ड में भी अब कोई जगह नहीं है तुम्हारी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी अच्छी खासी है कि जो जॉब बच्चे की, एक बीटेक वाले बच्चे की सैलरी, ठीक है, एक बीटेक के बंदे की भी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये लगती है इनिशियल, अगर वो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक भी करके आ रहा है तो। वो अलग बात है, सरकारी कॉलेज की बीटेक की डिग्री की पता नहीं क्या होता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ना मैं उस प्रेफरेंस में उतना बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अलग पर्सपेक्टिव, वो अलग नज़रिया से दिखाया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है तो वो भी डिग्री ही, ठीक है, बीटेक है तो वो भी एक डिग्री ही, बट स्टिल वो तुम्हारे लिए बहुत रास्ते ओपन कर देती है। अगर तुम पीएचडी कर लेते हो तुम अच्छे खासे प्रोफेसर बन जाते हो, और अगर तुम अपनी और उस सब्जेक्ट को मास्टरी करना चाहते हो, तुम और अच्छी स्टडी करके रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर हम अभी से फोकस करते हैं, इनिशियल फेज में अपने पर ध्यान देते हैं, तो आगे चल के चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, बेटर रीडिंग हो सकती है, बट उसके लिए हमको अभी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, है ना। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या होता है, जब कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट हमने बनाए, ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन था, है ना, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, है ना, ये समझ लो x1 y1 और ये है x2 y2, इन दोनों के क्या है कोऑर्डिनेट है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों पॉइंट को, मतलब देखो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट को मीट कर दिया, मिला दिया। क्यों? खुजली थी, मन में खुजली थी, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, जुड़ा बनाना, संबंध बनाना था। अब एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो डिस्टेंस आई इन दोनों पॉइंट के बीच वो कितनी है, ठीक है, उसी को मैंने नाम दिया डिस्टेंस फार्मूला। किसका नाम दिया? मैंने दिया, साइंटिस्ट ने दिया, मैथमेटिशियन ने दिया, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, क्या दिमाग मत खपाना भैया, x1 पहले आएगा, x2 पहले आएगा, y1 पहले आएगा, y2, कोई दिमाग नहीं खपाना, जो लिख रहा हूँ चुपचाप मार के नोट कर लो। क्या? अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस याद रखना, अगर 2 पहले तो 2 वाली टर्म लिखना, 1 पहले तो 1 लिखना, ठीक है, 2 पहले लिख रहा है 2 लिखना, 1 लिख रहा है तो 1 लिखना, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या ये क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस क्या होता है? तो सर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, ठीक, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से हमको मिलता है। क्या? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वो हमको किससे मिलता है? डिस्टेंस फार्मूला से मिलता है। किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला तो पता चल गया,
ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको पता चल गया। अब बारी है इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करने की। क्या? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की। इसको तुम नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई तीर मारने वाली मैंने बात बता दी, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जान लेंगे कि इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। PYQ ही करवाऊंगा, NCERT नहीं करवा रहा इसमें, PYQ ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल करना है, अब फॉर्मूले लगा के इन सवालों को सॉल्व करना है। अब कुछ मज़ेदार सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, बेसिक हैं, कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। आओ करवाते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी भैया, होल अंडर रूट। ओके भैया, क्लियर है, समझ गया। अब बारी है क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का डिस्टेंस है p। क्या है? देखो, एक पॉइंट है p, 3, -3, -4 पे है, फ्रॉम x एक्सिस। अब बताओ, ध्यान से कर देखो। तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन यहाँ पे 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अब एक पॉइंट है -3, -4, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -3, -4 क्या यहाँ कहीं अप्लाई करेगा? अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा x एक्सिस से। किससे? x एक्सिस से। ध्यान सुनना, किससे? x एक्सिस से। तो एक बात बताओ, फ्रॉम x एक्सिस। हाँ, x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y। याद है, अभी मैंने पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता था? y। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता था? y। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y। y कितना है? 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट्स। कितना आएगा? 4 यूनिट। कितना आएगा आंसर? 4 यूनिट। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ओरली होने वाला सवाल है ये, तो ओरली होने वाला था। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PQ फ्रॉम AB। सिंपल है ये भी, बहुत पिद्दू सवाल है, इतना थोड़ा तुम्हारी तरह क्यूट सवाल है ना, तुम्हारी तरह क्यूट सवाल है, तुम्हारे उनकी तरह नहीं। देखो ध्यान सुनो, ये तुम्हारा घर है, P, Q इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना। ये आपकी ना हो सकने वाली मोहतरमा है जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B। अब तुम लगा रहे लॉजिक कि भैया हमारे और इनके घर के बीच कितना डिस्टेंस बताए दो, तो लो ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। इसको ले लो x1, इसको ले लो x2, इसको ले लो, सॉरी इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, ये x2, ये y2, है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? चलो सपोज की हो ये तुम्हारा क्या है? x1 है, तुम्हारा है y1, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे भैया फॉर्मूला तो आप लिख रखे थे ना, तो काहे बार बार लिख रहे हैं? अरे एक बुड़बक ये बात लिख रहे हैं ना कि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। देखो तुम जितनी बार सवाल लगाओगे उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार तुमको याद करना पड़ेगा, जितनी बार तुमको याद करना पड़ेगा उतनी बार तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हारे माइंड में वो रिकॉल होता रहेगा, तो तुमको ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा लाइफ लॉन्ग टाइम तक। समझे बुड़बक? आओ सवाल करते हैं। तो देखो बुड़बक, ठीक है, आज तुम्हारा नया नाम बुड़बक है ना, बुड़बक। अच्छा तुम्हारे लिए एक सवाल है, कमेंट में बताना, अकल बड़ी की भैंस है ना, समझे बुड़बक? अकल बड़ी की भैंस बताना कमेंट में। इधर देखो ये x2 है, x2 कौन है? a माइनस ये x1 है, x1 कौन है? p का स्क्वायर प्लस y2 कौन है? b माइनस y1 कौन है? q का स्क्वायर। यही है तुम आपकी और आपकी ना हो सकने वाली कन्या के बीच के घर की दूरी। अब ठीक है, इसको दिल पे ना ले, कहीं और ले, ठीक है। अगला सवाल करने, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई बात समझ में? जैसा सवाल करोगे तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, नहीं पढ़ के तो बहुत मारूंगा, करके दिखाओ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P
जो कि है एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन इज। अब कुछ लोग को तो यही नहीं पता होगा कि ओरिजिन किसको बोलते हैं या फिर ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये कुछ बुड़बक को नहीं पता होगा, इसलिए उनके लिए मैंने सवाल पूछा था। बबुआ बबुनी अकल बड़ी की भैंस, बताओ अकल बड़ी की भैंस। देखो मैंने पॉइंट यही बना रखा है, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। देखो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे जो x होता है वो भी 0 होता है, जो y होता है वो भी 0 होता है, और एक पॉइंट ये रहा। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला दिए, ये आया एक डिस्टेंस, और इस वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, कुछ x कुछ y। अब तुमको बताना है इसका डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस क्या होता है भैया डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम बताए थे ना कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भैया अरे भैया कलम गिर गई। जय दिव्या सॉरी विद्या भैया, हाई बड़बकन को बताइयो कुछ सिखाइयो इनको। भैया हमारे स्कूल वाले मैडम जी पढ़ाई थी ना कि है वाला पहले आता है, है वाला बाद में आता है। इतना झापड़ मारेंगे तुमको ना, इतना झापड़ मारेंगे, इतना कस के झापड़ मारेंगे कि जो रात को खाया है ना वो सुबह ही निकल जाएगा। बता अभी निकल जाएगा। एक बात बता बुड़बक, क्या हम a प्लस बी को b प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं भैया। तो क्या इन दोनों में क्या अंतर है? प्लस ही हुआ, इधर भी करूँगा तो भी तुम जोड़ेगा ही, इधर भी करूँगा तो भी तुम जोड़ेगा ही। अरे लड़की चाहे तुमको आगे प्रपोज करे, चाहे तुम लड़की भी आगे प्रपोज करो, क्या तुम्हारी ही है ना, बात तुम्हारी ही बन रही है ना, फिर क्या इतना चोचलाबाजी कर रहे हो? सोचो मार के पढ़ो। अब देखो तुम्हारा d का आएगा x2, चलो x माइनस x1 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 y माइनस y1 0 का स्क्वायर इनका होल अंडर रूट। क्या भैया हम 0 माइनस एक्स नहीं लिख सकते? देख तू चाहे 0 माइनस एक्स लिख चाहे x माइनस 0 लिख, ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में पॉजिटिव आ ही जाता है, स्क्वायर में पॉजिटिव आ ही जाता है, तो उसका कोई सोचा नहीं है। d तुम्हारा क्या आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आई बात समझ में? आगे चलोगे कहाँ? आगे चलें कहाँ? आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है IV। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A -2, 0 B 6, 0। खा इतनी बात समझ में आई तुमका? नहीं समझ में आई? फिर सुनो, एक कोऑर्डिनेट देखो सॉरी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, जिसका नाम P है, वो भी किस पे? x एक्सिस पर है, जो कि A और B से इक्विडिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब A और B के बीच में एक पॉइंट है, A और B के बीच में एक पॉइंट है, A और B के बीच में एक पॉइंट है जो कि P है, और जो P है ना उसकी जो P और B के बीच में जो दूरी है वो A और P के बीच की दूरी के बराबर है। भैया बाउंस चला गया, घर बताओ हम नादान बालक हैं, आओ दिखाते हैं। देख बबुआ, देख A और B, ये इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ की और इनके बीच में एक पॉइंट है P। इस P के कोऑर्डिनेट क्या है? P के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या है? P के कोऑर्डिनेट बताने, सॉरी P के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, ठीक है, पता नहीं क्या है लेकिन बताने हैं। चल मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट है x, y। क्या है? x, y। अभी मान लेते हैं लेट किए हैं x, y, क्योंकि कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में आता है? x और y के फॉर्म में ही आता है। अब तुझे बतानी है बात, ठीक है, अब तुझे क्या दे रखा है कि A के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 0। एक बात समझ में आ रही है? -2, 0, इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब तू समझ रहा है? इसका मतलब बता सकता है बउआ? इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 है,
यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। कहाँ है? एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है। इतनी बात तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। और ये क्या दे रखा है? 6,0 6,0। एक बात इसमें भी देख, ये भी 0 है, वाई की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि जो पॉइंट है वो किस पे है? एक्स एक्सिस पर है। ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, तो क्या ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे होगा? होगा। तो बता इस पॉइंट की वाई की वैल्यू क्या होगी? सोच के बता। अगर तुम्हारा जवाब 0 के अलावा कुछ और है तो मुबारक हो, तुम गलत हो। ये क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। वो क्यों होगा ये तुम कमेंट में बताना, तुमको प्रोसेस करना है, मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, अब बारी है क्या करने की? हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम ध्यान से देखो, डी ए पी अगर मैं निकालूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ए और पी के बीच का डिस्टेंस है वो पी और बी के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि डी ए पी इक्वल है डी बी पी के। ये बात तो क्लियर है। डी ए पी क्या होगा? अंडर रूट डी ए पी क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, है ना। क्या होगा? x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस, ये माइनस का है, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये x2 है तो ये भी x1। अभी तक ये चलो, ये x2 ये भी x1 है ना। x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, कंप्लीट स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या ये अंडर रूट वाला टर्म हट जाएगा? अंडर रूट वाला टर्म गायब। अब ये क्या आएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस y का स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर कैंसिल। अब x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, है ना। ये किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। क्लियर है? क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। अब क्या है? इधर 4x इधर माइनस 12x है, इधर इसके लॉ, इसको लॉ क्या होगा? 16x प्लस का 4 इधर क्या होगा? माइनस का 4 क्या होगा? 32। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो याद है, समझ है कि x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी? 0, 2,0 माइनस 2,0 2,0 6,0। अब अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में कितने गैप आ रहा है? 2 माइनस 2 कितने? 4 यूनिट्स का गैप आ रहा है। यहाँ से यहाँ कितने का एक्स वैल्यू कितने यूनिट का गैप आ रहा है? 4 यूनिट का गैप आ रहा है। क्या इक्वी डिस्टेंस है? इक्वी डिस्टेंस है। तुमको 4 पेस अगर यहाँ 4 स्टेप यहाँ चलने पड़ रहे तो 4 स्टेप तुमको यहाँ भी जाना पड़ रहा है। एक जनरल टर्म की बात है। और ये सवाल पता है कहाँ पूछा था? बोर्ड एग्जाम में, उड़ीसा के अन्ना के एग्जाम में पूछा था। अन्ना, तुम्हारा जो दोस्त है ना उड़ीसा में बैठा, अन्ना इडली सांभर वाला, है ना, उसके एग्जाम में ये सवाल आया था। साउथ इंडियन फूड बड़े प्यारे होते हैं यार, इडली सांभर को देख के सोच के मुंह में पानी आ रहा है। एनीवेज, आप तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हैं, कभी देखेंगे अगर वहाँ के भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो चलेंगे इडली सांभर खाने तुम्हारे पैसों से। पास होके आना, ठीक है, पास में टॉप करके आना। तो डिस्टेंस फार्मूला के बाद बाहरी है इस नवाबजादे सेक्शन फार्मूला की। देखो डिस्टेंस फार्मूला तुमने पढ़ चुका है, जिसमें तुम क्या करते थे? 2 लाइन सेगमेंट पकड़े, एक तुम्हारी ना हो सकी, ठीक है, उनका घर, और एक तुम्हारा घर। तुम उन दोनों घर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालते थे, इसको तुम कहते हो प्यार से, क्लास 9th में तुमने पढ़ रखा था, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इंडायरेक्टली तुम उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, तुम्हारे और तुम्हारे उनके बीच का घर। चलो वापस यहाँ पे आ जाओ। अब हम बारी जानने की सेक्शन फार्मूला की। अरे कोई मीडिएटर भी तो होगा जो तुम दोनों को मिलाएगा,
उसकी बारी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, जब एक लाइन सेगमेंट, क्या एक लाइन सेगमेंट, ये समझ लो ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से बनी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है भैया x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ठीक है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, जब इन दोनों लाइन सेगमेंट, जब तुम्हारे उनके घर के बीच में तुम्हारा एक मित्र होता है, अब ये चाहे महिला मित्र भी हो सकती है, चाहे तुम्हारे पुरुष मित्र भी हो सकता है। जनरली केस में अगर तुम्हारी इलू इलू वाली सेटिंग चल रही है, वैसे ना चले तो ही बेहतर, क्योंकि तुम 10th में आ चुके हो, इन सब का समय तुम्हारे पास नहीं है। बट अगर जो करवाता है उसको तो मीडिएटर ही तो बोलते हैं, और जो मीडिएटर होगी वो अक्सर महिला मित्र ही होती है, क्योंकि वही तो, खैर वो तुम्हारे आपस पर्सनल बात है, मैं तुम्हारे बीच क्यों घुस रहा हूँ। ठीक है, से अब घुसने से याद आया कि अब तो सरकार कहीं और घुस रही है, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में, है ना। देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा उनका घर। अब ये एक तुम्हारे मित्र है, महिला मित्र चाहे पुरुष मित्र, जिनका कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक है, अब ये भैया क्या है, तुम पहले सुनो, पहले भी सुनो कुछ देर तक। ये क्या करेंगे, तुम्हारे घर से इनके घर की दूरी कुछ होगी m1 मीटर, और इनके घर से इनके घर की दूरी कुछ होगी m2 मीटर। पहले नहीं पढ़ा है, यानी कि इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहा है कि x2 y2 सॉरी a और b को डिवाइड करने वाली जो पॉइंट होगी वो a और b को इंटरली डिवाइड करने वाली एक पॉइंट p होगी, जो कि ab पे बनी होगी, जो कि इस ab को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसमें m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करिए इस AB सेगमेंट को, जो कि पॉइंट P है, जो कि AB पर ही बना है, वो भी इंटरनली। तुम्हारे सिलेबस में अंदर का ही पढ़ना है, बाहर का नहीं पढ़ना है, एक्सटर्नल वाला नहीं पढ़ना, तुमको इंटरनल वाला ही पढ़ना है। ठीक है भैया, AB सेगमेंट पे एक पॉइंट P है, जो कि इंटरनली AB सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AB सेगमेंट पे एक पॉइंट P है, जो कि AB सेगमेंट पे इंटरनली बना हुआ है, और वो AB वाले लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हाँ भैया ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे इस महिला मित्र फिर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने को, क्या इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने को, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान सुनो। इस पॉइंट P में क्या है, x और y है, पहली बात क्या है, x और y है। ठीक है, देखो फॉर x के लिए तुम्हारी वो वाले x नहीं, इस वाले x की बात हो रही है, वो तो कट गया था बेचारा, भगवान सबका कटता है, आज नहीं तो कल सबका कटता है। ठीक है, देखो हमारे एक सीनियर थे, वो बहुत अच्छे सीनियर थे, वो हमसे कहते थे कि लला, इस दुनिया में कोई किसी का इतना सगा नहीं जिसने आज तक किसी को ठगा नहीं। ठीक है, दुनिया में कोई इतना सगा नहीं जो किसी अपने प्यारे को ठगा नहीं, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, तो तुम भी ठगे जाओगे, बस तुम्हारी कीमत अच्छी लगनी चाहिए। अब आओ क्वेश्चन पे, ठीक है ज़्यादा पर्सनली मत लेना इस बात को, है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, m1 है, m1 और ये m2 है, इन दोनों का रेशियो है, यानी कि ये पॉइंट m1 m2 के रेशियो में इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो अंदर से इन दोनों को तोड़ रहा है ना। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो कोऑर्डिनेट में एक होता है x और एक होता है y। पहले हम x निकालेंगे, फिर हम y निकालेंगे, है ना। देखो x से लिए क्या करना है, m2, ध्यान सुनना, जब तुम इस साइड का m2 उठा रहे हो तो x होगा इस वाले का, m2 के साथ x होगा इस वाले का, m1 के साथ x होगा इस वाले का। देखो ध्यान से देखो, m2 x1 प्लस m1 x2, m2 x1 प्लस m1 x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम कह सकते हो, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है x के लिए। y के लिए क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2, मेरे साथ बोलो, अपॉन में m1 प्लस m2। भैया कुछ समझ ना आ रहा हो, उसकी बातें समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ ना आ रहा हो, ये तो क्या कर दिया आपने। ध्यान सुन, फिर सुन, ए बी एक सेगमेंट था, तूने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था, ए बी एक सेगमेंट था, तुमने बीच की डिस्टेंस आ चुकी थी। अब तूने क्या किया, तू चाहता है कि तू इसे थोड़ा कनेक्शन बढ़ाए अपनी, तो तूने क्या किया, एक अपने दोस्त को ढूंढा जो कि इन तुम दोनों घर के बीच में इसका घर पड़ाता हो। ठीक है, फिर तूने क्या कैलकुलेट किया कि तेरे घर से उसके घर की दूरी कुछ m1 मीटर है, और उसके घर से तुम्हारे उनके घर की दूरी m2 मीटर है। तुम्हारे घर से तुम्हारे दोस्त के घर की दूरी m1 मीटर है या फिर m1 किलोमीटर है, और तुम्हारे दोस्त के घर से तुम्हारे उनके घर की दूरी m2 किलोमीटर है।
क्लियर इतनी बात। अब होता क्या है, तो सोचता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब ये तो पॉइंट है जहाँ से तुम दोनों की डिस्टेंस ये आ रही है, यानी तुम दोनों की डिस्टेंस का रेशियो कुछ निकल के आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट जानना चाहता है कि तुम दोनों कितने कितने दूर हुए थे, तुमको पता है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको जानना है इनडायरेक्टली, क्या जानना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पॉइंट पे तुमको आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और इस पॉइंट पे इनको आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तुम ये भी समझ सकते हो, है ना। तो देखो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई के पेयर में, इसमें एक्स और वाई के पेयर में ही होते हैं। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m1 m2 तो रेशियो होते हैं, तो m2 और x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m2 x1 प्लस m1 x2 ये होता है x के लिए, सॉरी m2 x1 प्लस m1 x2 ये होता है x के लिए, अपॉन में m1 प्लस m2 ये होता है x के लिए। फिर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 ये होता है y के लिए। तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे इससे। आई बस समझ में, नहीं भैया कुछ पढ़ लेना पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन करेगा एक बार में आ जाएगा, ठीक है, झक मार के आएगा, है ना, क्वेश्चन करेगा तो झक मार के आएगा। करते हैं, चल आजा, आओ लला, आ गया लला। देखो क्वेश्चन भी आ गए तुम्हारे लिए आओ मैं PYQ अच्छे हैं, मतलब ये नहीं कह रहा है बहुत टफ है यार, देखो बेसिक चैप्टर है, क्या कहते हैं उसको, मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 फॉर्मूले हैं, उस पर पुट करो, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर गोबर से उठा लिए हो तो इस पे कर लो, सवाल बन जाएंगे। करके दिखाऊं, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 करोड़ के लिए है, ठीक है, 7 करोड़ के लिए द पॉइंट P, एक पॉइंट है P k,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। देखो मैथ की पहली परिभाषा, क्वेश्चन को पढ़ो, दूसरा फिगर बना लो, तीसरा इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख लो, चौथा सोल्यूशन सोचना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा फिगर बनाने लायक है, देखो इसमें फिगर बन सकता है क्या, A और B कोऑर्डिनेट एक सेगमेंट है, तो पहले लाइन सेगमेंट बना लो। क्या करो, पहले एक लाइन सेगमेंट बना लो। आओ भैया बनाते हैं, ये रहा A और ये रहा B, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, लो लाइन सेगमेंट बना दी भैया, ठीक है, लाइन सेगमेंट बन गई। आगे क्या करना है भैया, आगे करना ये था कि दोनों कोऑर्डिनेट ले लेते, ठीक है। ए का क्या है -2 है ना, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, 4 ऐसा कुछ है, मतलब दे रखा है, बवाल है कुछ। फिर P एक पॉइंट है, इसी पे एक P को एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं k,0। अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझो, तो ये जो कोऑर्डिनेट k,0 यानी जो P पॉइंट है ना वो x एक्सिस पर ही है। P पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 0, तो x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है 0। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर तुमको लग रहा होगा कि ये वीडियो भैया ऐसे चल रही है, देखो समस्या ये है ना कि ये वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हो रही है। फर्स्ट पार्ट तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुका था, सेकंड पार्ट ये आज रिकॉर्ड हो रही है ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे भैया की दिक्कत है, बट अब चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। अब क्या पूछा तुमसे, इन द रेशियो, अभी ये देखो ये लाइन सेगमेंट को ये P वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, किसमें 1:2 में, यानी कि m1 m2 कितना दे रखा है 1:2। m1 यहाँ होता था भैया 1, m2 यहाँ होता भैया 2। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमको k की वैल्यू बतानी है, और ये कहाँ आया है, CBSE दिल्ली स्टैंडर्ड के एग्जाम पेपर में आया था, 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब का है 2020 का, तुम्हारे लॉकडाउन वाले जो सिंगल है ना उनके पहले का बात है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा। फिर फॉर्मूला क्या था x के लिए फॉर्मूला था m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बवाल चीज़ थी ना, देखो m1 1 है, m2 2 है, याद रखना, m1 1 है, m2 2 है, बस याद रखना। क्या है x के लिए m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर बात। और निकाला तुमको k, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो इसको हमको छूना नहीं, हमको k की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, k ही होगा।
एक्स गैप क्या है, के ही होगा, तो उसको मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ सीधे के से, क्या के से, क्योंकि मैं इसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, के इक्वल करता हूँ। अब m2 क्या है 2, m2 x1 क्या m2 x1 यानी 2 × 2 4 प्लस m1 x2 1 × -7 माइनस का 7 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3 यानी कि 4 - 7 अपॉन 3 क्या आएगा -3 अपॉन 3 क्या आएगा माइनस का 1, है ना। तो के की वैल्यू क्या आ गई -1। मुबारक हो, तुमको 2 नंबर मिल गए। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का सवाल था ये, इतने इजी सवाल। हाँ, ऐसे सवाल पूछता है CBSE इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत दिमाग पूछेगा तो आगे बता रहा हूँ वो कैसे पूछ देगा, बहुत घुमा के बहुत पूछ देगा कि तुमको आज लपेट ही ले त्याव लला, तो दिखाते हैं कैसा पूछता है। पहले देखो ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बात बताऊँ, मैं तुमको छपवाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन को देख रहे हो तो अगर तुम सोल्यूशन देख रहे हो एक बार, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ दोबारा से, वरना फिर तो व्यर्थ है यार, तुम 10th में हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं होगा तो मैं तुमको सिखा दूंगा कैसे लगाना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अर्जुन इतनी बड़ी युद्ध लड़ नहीं पाते, अगर उनको कृष्ण ना लड़ पाते तो तुम भी ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, हालांकि मैं जबरदस्ती करवा दूंगा। अर्जुन नहीं लड़ पाते और उनका लड़ने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती कृष्ण ने उनसे लड़वाया। तुम्हारे भी कहने की इच्छा नहीं कि मैं तुमसे जबरदस्ती करवाऊंगा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे शांति, मैं चाहता तुम्हारे में अच्छे मार्क्स आ जाए। कृष्ण चाहते थे शांति, कृष्ण चाहते थे धर्म का मार्ग एक बन जाए, ठीक है। एक धर्म की संस्थापना करना चाहते थे वो, है ना, अधर्म को मिटाना चाहते थे। और मैं तुम्हारे अंदर से जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली चीज़ें हैं ना, उसको बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि तुम डरो नहीं यार। ये बहुत पिद्दे सवाल हैं, ठीक है, ये बहुत पिद्दे सवाल है, इनसे डरोगे तो फिर क्या करोगे जीवन में। हाँ तो क्या क्वेश्चन क्या है, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए। क्या है, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ए पॉइंट बना रहा है। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कहाँ होता है भैया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस ये होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यानी कि एक्स का कुछ तो होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है, पहली चीज़। एंड वाई एक्सिस एट बी वाला पॉइंट कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे यानी कि यहाँ पे एक्स 0 होगा लेकिन वाई समथिंग होगा, ये बी पॉइंट। भैया कैसे पता चला, अरे देखो क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ए बन रहा है, तो बताओ उस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स समथिंग वैल्यू होती है। और सिमिलरली बी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो वाई एक्सिस पे वाई की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। आगे क्या कह रहा है, द पॉइंट पी क्या है 2,3। चलो ये यहाँ ले लो, एक स्टेप 2 स्टेप ले लेते हैं। पॉइंट पी है ये, क्या है ये 2,3, इसका नाम पॉइंट पी, ठीक है। आगे लाइज ऑन ए बी पे लाई कर रही है, सच दैट ए पी रेशियो पी बी, ए पी देखो ए पी अपॉन पी बी दे रखा है, कितना 3/1, ठीक है। ए पी अपॉन पी बी इतना देखा है 3/1, ये तो इस तरह से पॉइंट गलत है, इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे होना चाहिए, और आगे चलते भैया, ये लो इसको ख़त्म किया, इस पॉइंट को हम और आगे लेते, यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट पी 2,3, ठीक है। ए पी रेशियो पी बी कितना देते हैं तुमको, ए पी रेशियो पी बी कितना दे रहे थे तुमको 3:1, है ना, यानी कि तुम्हारे m1 की वैल्यू क्या है 3, m2 की वैल्यू क्या है 1, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, क्लियर। m1 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, है ना। ये है 3 और ये है 1, इनका रेशियो है, क्लियर, इनका क्या है, ये रेशियो है। अब क्या करना है भैया, अब आगे चलना है इनका सोल्यूशन की तरफ। क्या निकलना है तुमको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, देखो किसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो
एक एक कोऑर्डिनेट से तुमको क्या निकालने हैं, एक एक कोऑर्डिनेट से तुमको क्या निकालना है, सिर्फ x निकालना है, क्योंकि y तो वहाँ पे 0 है ही, क्या है, तुमको सिर्फ x निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, x निकालना है। अगर यहाँ से देखो तो ये m2 है, ये x1 है, ये m1 सॉरी हाँ ये m1 है और ये x2 है, m2 x1 m1 x2 किसके 2 के इक्वल होगा, है ना। आई बस समझ में, x के अकॉर्डिंग ये 2 जो होगा इक्वल 2, यानी कि ये वाला 2 ये x, ये x किसके इक्वल होगा, m2 x1, m2 क्या है 2 1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है x, चलो ठीक है, तो यानी कि x प्लस m1 x2, m1 क्या है 3, x2 क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 0, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 4, ठीक। फिर इसकी बारी, ये क्या है ये m1, कल नहीं कर रहा हूँ ना मैं, m2 x1, हाँ ठीक है। अब 4 y की वैल्यू ना, y क्या है, y कितना है, y कितना है, y कितना है, y कितना 3 किसके इक्वल होगा, ये 3 किसके इक्वल होगा, इसको निकालने के लिए क्या करते थे हम, इसको निकालने के लिए क्या करते थे हम, ये m2 ये m1, हाँ ठीक है, m1 ठीक है, m1 y1 m1 y2 m1 y2 m2 y1 m1 y2 यानी कि 3y अपॉन में सॉरी 3 इक्वल्स टू 3y, m2 y1 क्या होगा 0 होगा अपॉन में 3, है ना, सॉरी अपॉन में 4, क्या होगा अपॉन में 4, क्लियर। अब ध्यान देखो क्या आया, x इक्वल्स टू 8, है ना, और y किसके इक्वल आया 3 4 12, 12 अपॉन 3 कितना होगा 4, ठीक है 4। अब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आओ चेक करते हैं। अगर मैं रखता हूँ इसको 8,0 ए पॉइंट को, बी पॉइंट को मैं अगर रखता हूँ क्या, हाँ 0,4 और ये पी पॉइंट है, पॉइंट पी है क्या है 2,3, ठीक है। तो अब m1 x2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे पता नहीं m1 x2 क्या है, ठीक है, ये है मेरा m1 और ये है m1 और m2 है, सॉरी m1 m2 वैल्यू निकालनी है। तो m1 क्या होगा, m1 क्या होगा, सॉरी ये 2 किसके इक्वल होगा, m2 x1 यानी कि 8m2 प्लस 0m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा 3 किसके इक्वल होगा, 3 किसके इक्वल होगा m2 y1 0 m1 y2 4m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये 2m1 प्लस 2m2, ये इसको हटाई दो, m1 प्लस m2 इक्वल होगा 4m2 के, ठीक है। तो m1 किसके इक्वल होगा 3m2 के इक्वल, है ना। तो m1 अपॉन m2 किसके इक्वल आया 3/1, m1 m2 का रेशियो किसका था 3/1, m1 m2 का रेशियो 3/1, क्लियर, सेटिस्फाई कर लिया, यही होता है मैथ, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर जिसको डाउट हो ये जान लो क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, बस तुमको जान लो, मैं ओवरव्यू सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार के लिए, बस तुम एक झलक देख लो, फिर इसको तुम अपने हिसाब से स्टेटमेंट वाइज लिखना। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए x इक्वल्स टू इतना, तो इतना ऐसे करके तुमको स्टेटमेंट वाइज लिखने पड़ेंगे, मैं नहीं करूँगा अब, ठीक है। एक बात बता मुझे, तुझे पता है कि ए पी का जो रेशियो वो 3 है और पी बी का जो रेशियो वो 1 है, 3:1 में पी वाली पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रही, इतनी बात तो भैया हमको दे रखी थी। अब इससे आगे हुआ क्या, इससे आगे हुआ क्या कि हमको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये रेशियो भी दे रखा है, बस हमसे पूछा कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमको इतना पता था कि ए वाला जो पॉइंट है उसका एक्स का तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, एक्स जो है ऑर्डिनेट सॉरी एक्स जो है
यानी जो इसका एब्सिसा है वो तो है, लेकिन इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 है। और वही बी की जगह पे क्या है, एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हमें याद है, जब हम लगाते थे सेक्शन फॉर्मूला तो हम एक्स के लिए निकालते थे। वो एक्स किसका होता था, एक पॉइंट का था जो मिड पॉइंट में आता, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था, इंटरनली डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस हम रखते थे। उस तो इस पॉइंट का एक्सिस क्या है, 2। अब 2 को इक्वल हमने कर दिया किसके, 2 m1x2 m1x2 यानी 3 into 2 0 प्लस m2x1 1 into x यानी कि x/4 प्लस m1 m2 भी तो होगा, ये हो गया पहला। अब तो इस हिसाब से ये x की वैल्यू क्या आ गई, 8। That's गुड। अब बारी थी y की, है ना, अब y की, क्योंकि ये x निकाला था, y की वैल्यू थी, y की इसके इक्वल था 3 के, है ना। अब m1 y1 या m1y2 यानी कि 3y प्लस m2y1 1 into 0 0 3y अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3y/4 यानी कि 4 into 3 12 यानी कि कितना आ गया y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4। अब जब इसमें पुट किया तो कोऑर्डिनेट आ गए, a के आ गए, a कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a के क्या आ गए 8,0 और b के क्या आ गए 0,4। दैट्स इट। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या है जो तुमको समझ ना आ रहा, कुछ सा जो तुमको पल्ले ना पड़ रहा, समझ ना, टेंशन दे रहा हो? कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत दे थे, 2 क्वेश्चन किए तुमने, नहीं से पल्ले पड़ा, किए ना, मतलब तुमको एक ओवरव्यू तो मिला। तुम जब लिखोगे, पेन चलाओगे ना, दिमाग काम करेगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये करना था, ऐसे भैया ने किया था, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरा ब्यूटीफुल दिखेगा, सॉरी बॉडीफुल दिखेगा। क्या चलता है ब्यूटीफुल, ये हमारे लहजे की भाषा थोड़ी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करोगे, आओ चलो 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर बताना मजा आ रहा है कि नहीं। अब उन 2 सवालों की धज्जियां उड़ाने के बाद बारी है इन 2 सवालों की। देखो दोनों PYQ हैं, छोटे छोटे हैं, अचानक से प्यारे से, तुम्हारी तरह क्यूट से हैं, लेकिन तुम बदमाश हो मुझे पता है, लेकिन ये क्यूट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2020-21 का है ना, क्या है, एक पॉइंट P है -2,5 जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और एक पॉइंट Q है जिसके 3,2 कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R ऑन PQ। PQ पे एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं सच दैट PR इक्वल्स टू 2QR। अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक सीधे सीधे है, इस क्वेश्चन में गिवन तुमको दे रखा है, क्या गिवन है, गिवन क्या है, पहला PR इक्वल्स टू, पहले देखो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है तुमको -2,5, Q का दे रखा है तुमको 3,2 और R इज अ पॉइंट ऑन PQ, तुमको दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, PR इक्वल्स टू 2QR, ये दे रखा है, यानी कि PR अपॉन QR कितना दे रखा है तुमको 2:1, PR रेशियो QR कितना दे रखा है 2:1। है बस समझ में, ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट Q है, ये एक पॉइंट R है, PR है 2 तो QR है 1, PR है 2 तो QR है 1, ऐसा समझ लो लॉजिक। PR 2 है तो QR 1 है। ठीक है, P कोऑर्डिनेट्स का देखा है -2,5, Q क्या दे रखा है 3,2 और इसके कोऑर्डिनेट बताने तुमको x, y, इसके कोऑर्डिनेट तुमको बताने हैं। तो निहायत ही ईजी है, जाहिर सी बात है भैया, इस सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू यानी कि m2x1 -2 प्लस m1x2 प्लस 6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 कॉमा, और ये था y के लिए, क्या होगा m2y1 5 प्लस m1y2 4 प्लस 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3, ये कितना आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 4/3 और y की वैल्यू क्या आएगी 5 + 4 9/3 यानी कि 3।
आई बात समझ में? ये आया 4/3 और ये 5, सॉरी ये आ गया 3, यानी कि एक्स वैल्यू क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया एक्स आर के 4/3, ये होंगे कोऑर्डिनेट्स किसके, आर के। आर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। ये रहा तुम्हारे 1 नंबर का सवाल, जो कि 1 मिनट के अंदर चुटकी बजाते हो गया ऐसे, ठीक है। अब बारी है एक अगले क्वेश्चन की। एक अगला तड़कता भड़कता आसान सा पेजी सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, जो तुमसे भी शायद शैतान हो सकता है, बट नहीं करेगी शैतान, क्योंकि तुम बैठे हो सॉल्व करने के लिए, तो तुम कर लोगे, मुझे यकीन है तुम पे, मुझे अपने बच्चों पे यकीन है, अपने भाई बहनों पे यकीन है, ठीक है। अब अगर किसी ने ये कहा कि भैया मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जहाँ हो वहीं पे मोबाइल छोड़ो, कॉपी पेन छोड़ो, उठक बैठक लगाओ, कम से कम 11 क्यों, शगुन है ना, इसलिए शगुन का नंबर 11 है, लगाओ 11 उठक बैठक लगाओ गिन की ईमानदारी से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो इन विच 4,6 एक पॉइंट है P, divide the line segment joining the points A, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला A और B है ना, -6,0 और 3,-8, ठीक है। अब देखो ए दे दिया, बी दे दिया, इस पॉइंट के तुमको कोऑर्डिनेट्स दे दिया, तुमसे कह रहा है कि ये पॉइंट इन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करे, तुमको ये बताना है। तो चाहे तुम y वाला उठाओ, चाहे ये y वाला उठाओ, चाहे तुम x वाला उठाओ, ठीक है, m1 m2 में डिवाइड करेगा। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स the line segment AB in M1:M2, ये तुमने लेट कर लिया। अब बारी किसकी, चाहे तुम x में पुट करो चाहे y में पुट करो, आंसर सेम आना है। चलो मैं x में पुट करता हूँ, x यानी कि 4, x इक्वल्स टू क्या होता था, M2x1 M2x1 यानी कि -6 M2 प्लस M1x2 प्लस 3M1 अपॉन में M1 प्लस M2, यही होता था भैया, ठीक है। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, हाँ ठीक है, M1 प्लस, इसमें तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बस कॉमन 2 निकल रहा है। देखो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालो, छोड़, तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, करके देखते हैं, कर लोगे, हाँ कर ही लोगे यार, तुम 10th में, तुमको इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 4M1 प्लस M2, ठीक है, इक्वल होगा, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा, -2 नहीं, चलो 2 ही निकालते हैं, कन्फ्यूज आ जाएगा तो तुम्हें, तो 2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा, -3M2 प्लस 3 आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं कॉमन, -6M2 प्लस 3M1 अपॉन में कहा हटाओ। अब देखो 4M1 प्लस 4M2 इक्वल होगा -6M2 प्लस 3M1, है ना। अब देखो M1 को एक साइड भेजो, M2 को एक साइड भेजो, ये प्लस 4M1 इधर जाके ये -3M1 यानी कि होगा ये M1, ये -6M2 इधर जाके क्या होगा, ये -4M2 यानी कि 10M2, क्या होगा 10M2, ये प्लस का 4M2 है ना, और इधर क्या हो गया माइनस का 4M2 यानी कि माइनस प्लस यानी कि माइनस का 10M2, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे, ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, मैंने कुछ गलत किया, -6,10 मैंने कुछ गलत किया,
m1 रेशियो m2, हाँ, -6m2 प्लस 3m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 4m1 प्लस 4m2 इक्वल्स टू -6m2 प्लस 3m1, ओके, इधर आएगा प्लस का m1 जाएगा माइनस का 10m2, तो m1 अपॉन में m2 क्या आएगा, -10 अपॉन 1, -10 रेशियो 1, -10 रेशियो 1। ये बात कुछ बची नहीं, लेकिन यार कुछ तो एरर है, कहीं तो गलती है, कहीं तो गलती है, कहीं तो गलती है। क्वेश्चन चेक करो एक बार मैं। पॉइंट -4,6, हाँ, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हाँ, पॉइंट्स ए बी, ओके, -6,10, 3,-8, ओ अब समझ में मैंने गलती कहाँ की थी। क्वेश्चन में गलती मैंने यहाँ की थी, ये -4 था, ये था -4, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन यहाँ गलत आ रहा था। चलो एडिट करके देखते हैं। ये -4, तो ये भी -4 है ना, तो ये भी -4, ठीक है, तो ये भी -4 m1, ये -4 m2, ठीक है। अब ये प्लस का 3m1 इधर आएगा तो क्या होगा, -7 m1, और ये -4 m2 इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, +4 m2, यानी कि -2 m2, m1 अपॉन m2 क्या आएगा, -2 अपॉन -7, यानी कि 2/7, तो m1 रेशियो m2 क्या आएगा तुम्हारा, 2:7। आई बात समझ में? क्या क्वेश्चन इजी थे? बहुत टफ तो थे नहीं, ऐसा तो था नहीं तुम नहीं कर पाओ। क्या तुम नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? मुझे लगता नहीं तुमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे, है ना। अब आ रही है कुछ क्राइटेरिया की, है ना, कुछ कोऑर्डिनेटर्स की, कुछ क्राइटेरिया की, जो कि तुमको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हेल्प इन द सेंस कि तुमको वो मदद करेंगे जानने में कि हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, या फिर जानते हो बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर वैसे क्वाड्रिलेटरल तो बहुत होते हैं, ये हमको कौन से पढ़ने हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम हो जाए। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये चार के क्राइटेरिया हमको जानने हैं, 4 के प्रॉपर्टी जाननी है, दैट्स इट। इतने में हमारा चैप्टर खत्म है। भैया इसकी ज़रूरत क्या है? तो मेरे बच्चे एक बात होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो किन चीज़ों के साथ खेलता है, एक डिस्टेंस और एक रेशियो, है ना। अब एक बात मुझे बताओ, अगर 4 पॉइंट दे दिए गए तुमको, है ना, और तुमसे ये पूछा जाए कि इन चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, है ना, तो तुम डिस्टेंस निकाल लोगे। अब तुमसे ये पूछा जाए कि ये चारों पॉइंट क्या बना रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे, कुछ तो बनेगा, कुछ तो फिगर बनेगा। 4 पॉइंट अगर 4 जगह बना दो तो उनको अगर मिला दो तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। एक क्वाड्रिलेटरल कब बनता है? जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो बनता है क्वाड्रिलेटरल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है रेक्टेंगल। आएगा समझ में? उसी के लिए ये जानना जरूरी है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उनकी क्या क्या वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा है। आएगा समझ में? चलो कुछ जानते हैं। इसको क्यों मिटाना, इसी को मिटाता हूँ, है ना, यही बता दूंगा, तो ध्यान सुनो। समझ लो ये तुम्हारे लिए TTR है। TTR को नाम चेंज करते हैं, इसको लगते हैं T²R। मैथमेटिक्स बात कर लेना चाहिए ना, इसको रखते हैं हम T²R। क्या? T²R, थिंग्स टू रिमेंबर, है ना भैया। पहली बात क्या है? पहली बात ये है, क्या जानना है हमको आज? प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स
ऑफ रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स। RALS, ठीक है। देखो अब होगा क्या, जैसे मान लो तुमको कोई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया, तुमने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, तुमने उनके डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फार्मूला से। पहली बात, ग्राफ में तुमने उस पॉइंट को दिखाया, डिस्टेंस फार्मूला से उस डिस्टेंस को निकाला, उन पॉइंट्स चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस तुमने निकाले। तुम क्या पाते हो, ध्यान सुनना, तुम क्या पाते हो अगर डिस्टेंस जो तुमने निकाला है, इफ पहला इफ है ना, अगर तुमने जो निकाल, देखो ABCD 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर तुम पाते हो कि AB का डिस्टेंस BC डिस्टेंस के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है, क्या मैंने कह दिया, BC CD बराबर CD AD के बराबर, हाँ AB BC CD और AD ये चारों डिस्टेंस अगर बराबर हैं, तो ध्यान सुनो, ऐसा कौन सा पॉलीगॉन था, फिर ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल था जिसके चारों साइड इक्वल होते थे। भैया हमने पढ़ रखा था, ये तो होता था एक वो जो टेढ़ा सा होता था, क्या नाम था उसका, रोम्बस, बर्फी का दिखता था, और एक जो होता था वो डाइस की तरह, डाइस का छठा भाई है ना, छठा भाई, उसका एक फेस दिखता था डाइस की तरह, क्या नाम था उसका, हाँ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अब इसमें भी कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं ABCD, अगर AB का डिस्टेंस CD के डिस्टेंस के बराबर है, CD का डिस्टेंस BC के बराबर है, सॉरी AB BC आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, BC और AD इन चारों के डिस्टेंस बराबर है, तो रोम्बस में भी होता है, हाँ भैया रोम्बस में भी होता है, ये रोम्बस भी होता है, और क्या कहते हैं ये स्क्वायर में भी होता है। लेकिन अब क्या करोगे, तो देखो रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स यानी कि AD इक्वल होगा BC के, अगर वो क्या है, एक स्क्वायर है, और AD BC के इक्वल अगर नहीं होता है, AD नॉट इक्वल टू BC, तो वो क्या बनेगा, एक ये और ये मिलके, हाँ तो वो क्या बनेगा, एक रोम्बस। आई बात समझ में। अब इसको स्टेटमेंट की तरह लिख देता हूँ, if all sides are equal and diagonals are equal, then वो क्या कहेगा, स्क्वायर। अब if ऑल, क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं, हाँ अभी करवाऊंगा, साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन वो क्या कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो पता तुमको स्क्वायर, ये रोम्बस। अब तीसरी बारी है, क्या सुनना, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है बट एंड डायगोनल्स आर also equal, then तब उसे क्या कहेंगे, if opposite sides are equal but diagonals are
नॉट इक्वल, देन क्या कहोगे इसे? अब देखो ध्यान से, पहले ये किसे समझ में आया तुमको? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, चारों को मिलाया, उनके डिस्टेंस निकाले हर एक पॉइंट के बीच का, तो हमने पाया कि चारों पॉइंट्स दोनों के चारों साइड इक्वल है। ये बात समझ में आ गई भैया। अब कैसे डिस्टिंग, अब तो ये इस कंडीशन में आ गई चारों साइड इक्वल है। पहले तो क्या था, 2 साइड इक्वल तो इन दोनों में कोई होता, लेकिन अब क्या है 4 साइड इक्वल है तो इन दोनों में कोई होगा। अब 4 साइड इक्वल है तो अगर डायगोनल देखो, अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर है, डायगोनल इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, वो रोम्बस होंगे। क्या होगा ये स्क्वायर, क्या होगा रोम्बस, है ना। अब अगली बारी क्या है कि अगर भैया मैंने चारों साइड मर्ज किए और मैंने चारों साइड के डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला, तो मैंने पाया कि ऊपर वाला नीचे वाले साइड के इक्वल है, यानी कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। ये तो रेक्टेंगल का केस था और साथ ही पैरेललोग्राम का भी केस था। अब कैसे पता करेंगे रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है? उसके लिए भैया क्या सीन था कि जैसे स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल थे ना, वैसे ही रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट अगर इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, मुबारक हो, वो रेक्टेंगल पैदा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं कहीं जवाब जा रहा हूँ आज, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल इस बार, डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी तुम्हारा जुगाड़ नहीं सकता लला, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी यहाँ पे, तुम्हारा कट चुका है, तो वो क्या होगा पैरेललोग्राम। हम एक पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिल सकता तुमसे। आए हाय, मतलब तुम सोचो क्या कहेगी वो आगे तुमसे कि यार देखो हम दोनों एक पैरेलल लाइन की तरह हैं, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पैरों को ले लो ग्राम में, तो वो होगा पैरेललोग्राम। इस बात को नोट कर, वो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी चीज पर, तब पल्ले पड़ेगी तुम्हारी ये बातें। ओ शिट, तुमको तो चीजें दिख ही नहीं रही होंगी। ओ न्यो, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। मेरे चहीते भाइयों बहनों को ये चीज़ दिख ही नहीं रही होंगी। रुको। अब दिखेगी तुमको साफ चीजें, तो वो क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्या कुछ उसको पैरों में ले लो ग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इतना चीजें तुम नोट करो, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आगे। इसके बाद आगे क्या पढ़ोगे, हाँ इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करोगे ना। तो सवाल करते हैं सीरीज में, आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं 2 सवाल। देखो तुमने बेसिक तुमने डिस्टेंस फार्मूला जान लिया, सेक्शन फार्मूला जान लिया, एक मिड पॉइंट फार्मूला छूट गया था, बट वो जान लो कि तुम वो सेक्शन फार्मूला का छोटा भाई है। उसमें होता क्या है, m1 m2 की वैल्यू, देखो m1:m2 हमेशा तुमको 1:1 रहेगा, है ना, यानी कि वो मिड पॉइंट वाला फार्मूला होता है। कौन सा, मैं तुमको ऐसे ओनली बताता हूँ, वो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। उसमें होता क्या था, एक होता था मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। उसमें होता क्या था, जैसे देखो ध्यान से, एक सेगमेंट था ए बी, है ना, एक पॉइंट है पी, है ना, एक पॉइंट है पी जो कि ए पी और बी पी, सॉरी पॉइंट पी जो कि ए बी सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करा, यानी कि ए पी अपॉन बी पी क्या आ रहा है, 1/1, ठीक है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। फिर कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, चलो मैंने लेट कर लिया, और इसके हैं x2 y2, है ना, और ये है x, y। तो तुमको p के
अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो तुम क्या करोगे, x इक्वल्स टू क्या करोगे, p के कोऑर्डिनेट अगर निकालने, अगर रेशियो क्या है 1:1 है ना, ये तो मिड पॉइंट फार्मूला। अगर 1:1 है तो देखो m2x1 वही है m2x1 यानी कि x1 प्लस m2y1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब y के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में 2। यानी कि जब रेशियो 1:1 हो तो सीधे क्या करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या ये इतना इजी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा? क्या ये इतना इजी सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी इतना इजी फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में नहीं घुसेगा? एक बात बताओ, क्या ये m1 m2 से नहीं हो सकता? हो सकता है, जाहिर सी बात हो सकता है। क्यों? जब रेशियो 1:1 दे ही रखा है, रेशियो 1 दे ही रखा है, सोचना क्या है? अगर तुमको इजी फॉर्मूला चाहिए तो ये ले लो, वरना m1 m2 से भी ये सवाल लग जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इतना ज़रूरी है, अगर मतलब टाइम सेविंग करना है ठीक है, बट ये नहीं कि तुमको आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है मत परेशान हो मिलाल, यानी ये सवाल ऐसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी है इन दोनों सवालों की। क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, किसका रोम्बस क्या निकालना है, इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 3,0 पहला, दूसरा 4,5, तीसरा -1,4, चौथा -2,1 है ना। अब यार देखो रोम्बस के चारों साइड दे रखा है, तुमको रोम्बस की कंडीशन याद है, उसके चारों साइड इक्वल होते थे लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते थे। अब देखिए इसमें तुम में से बहुतों को यही नहीं याद होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या, ऐसे सवाल एनसीईआरटी का ही है, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल कब बनता था भैया, जब हम रोम्बस बनाते थे ABCD तो डायगोनल बनते थे ACBD, यानी कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा किसका, A पॉइंट और C पॉइंट का, यानी कि 3,0 और -1,4 के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, और 4,5 -2,11 के 2,1 के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। ये दोनों डिस्टेंस आएंगे, ये दोनों क्या होंगे, डायगोनल। क्या होंगे ये दोनों, डायगोनल। अब इन दोनों डायगोनल से हम इस रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, बस समझ में। और ये क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स A B, बस मैं करूँगा नहीं, अच्छा करके दिखाऊँ, नहीं कर पाओगे, नहीं चलो ठीक है, मैं एक कल तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ। क्या है, पॉइंट्स A B C एंड D। A क्या है 4,3, B क्या है 6,4, C 5,6, D -3,5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ना। मतलब ये तुमको वेरीफाई करना है, क्या ये है भी कि नहीं, वेरीफाई कहा है ना, ये वेरीफाई करना है। अब कंडीशन क्या होती थी कि भैया पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती थी, चारों साइड इक्वल होते थे बट डायगोनल्स अनइक्वल होते थे। मैं कहाँ जा रहा हूँ, चारों साइड नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा, BC AD के इक्वल होगा, ठीक है, और AC BD के इक्वल नहीं होगा। चारों साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगे बट डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। ये होती थी पहचान पैरेललोग्राम की। अगर तुम ऐसा ओरली करना चाहो तो इसको कर सकते हो, बहुत इजी है, मुझे पता है, मैंने सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी है। तुमको मैं फर्स्ट वाला करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। फर्स्ट वाला चलो करते हैं फटाफट से, उसके बाद तुरंत पैकअप मार लेंगे, फिर तुम अपने घर मौज काटना, तुमको रिवाइज भी करना है, इसको इस क्वेश्चन भी लगाने हैं, एनसीईआरटी पूरी चार्ज जाना आज इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब देखो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ए क्या दे रखा है, वर्टिसेस ए मतलब ए है, क्या है 3,0, बी क्या है 4,5, सी क्या है -1,4, और डी क्या है डी -2,1। ABCD ये है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस में एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए था हमको, डायगोनल चाहिए रहता था। तो चलो एक BD डायगोनल हो गया और एक AC डायगोनल हो गया, AC है ना। अब AC का डिस्टेंस निकालो, AC क्या होगा, अंडर रूट में x2 - x1
-1 -3 कितना होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 4 y1 0 y2 4 y1 0 क्या होगा 4 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया मेरा 4 का स्क्वायर 16 4 का 16 + 16 32 कितना 32 है ना √32 ये किसका होगा 4√2 क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 4√2 ये होगा 4√2 के इक्वल। आई बात समझ में। अब किसकी बारी है AC के बाद BD की। BD क्या होगा बताओ BD क्या होगा अंडर रूट 4 - 2 का माइनस यानी कि माइनस प्लस यानी 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर फिर 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 यानी कि 4 का स्क्वायर इसका 4 का स्क्वायर यानी कि BD किसके इक्वल आ गया 36 + 16 अपन √ BD है ना ये किसके होगा इक्वल 6 6 12 3 1 4 1 5 52 है ना 52 की तो इक्वल होगा 52 यानी कि 26 यानी 32 √13 तो BD किसके इक्वल आ गया 2 √13 ठीक है 2 √13 ये BD है ये AC है ना और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है ना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि 1/2 इंटू डायगोनल कौन कौन से 4√2 4 √2 इंटू 2√13 है लला हाँ इंटू 2 √13 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा 4√13 इंटू √2 है ना 4√13 यानी कि 4 √16 ये होगा एरिया ऑफ द रोम्बस और ये किसकी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स कितना स्क्वायर यूनिट्स एरिया जब भी होता है स्क्वायर यूनिट होता है ठीक है आए बस समझ में। तो ये है तुम्हारा सवाल ये तुमको मैंने दे रखा है होमवर्क में KSK नहीं अब से हाँ चलो KSK ही खुद से करो ये तुम्हारे लिए होमवर्क सवाल है और NCERT अरे लिख जा RT चार्ट जाना ठीक है लला NCERT लली लाला दोनों लोग तुम दोनों चार्ट जाना NCERT को मक्खन बनाना मतलब सॉरी क्या है कहते हैं उसको हाँ शरबत बनाना उसको पी जाना मतलब NCERT के सवाल छोड़ने चाहिए सारे क्वेश्चन कर लेना कोई डाउट हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन खुला ना 5 थूकना नहीं वहाँ पे रिप्लाई कर कमेंट कर देना कि भैया मुझे ये सवाल नहीं है बता देना भैया तुमको बता देगा ठीक है चाहे शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट बता देगा चाहे वहीं रिप्लाई कर दूंगा चाहे ठीक है चाहे तुम हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आके तुम वहाँ भी अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो मैं तुमसे हर बार कहता हूँ है ना। और देखो यार अपने उलझुल हरकतों को छोड़ के साइड में पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों पे फोकस करो तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं 45 से 40 दिन रह चुके हैं तो अब कृपया करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर और मेहनत करना शुरू करो ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बाय बाय। अब हम कब मिलेंगे सर्कल वाले वीडियो में मिलेंगे ठीक है तब तक अपना ख्याल रखना बाय बाय।